हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर सभी का आपका हार्दिक स्वागत है इस ज्योमेट्री की क्लास में। आपको पता है कि हमने लास्ट क्लास में ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था, उससे ठीक पहले हमने लाइन एंड एंगल के बारे में भी डिस्कस किया था। आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज और वृत्त यानी सर्कल के बारे में डिस्कस करेंगे। इनके रिगार्डिंग जितनी भी थ्योरम है, जितना भी इनके बारे में बेसिक बातें हैं, वो सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। आई होप आप लोग इंटरेस्टेड होंगे इसके लिए और एंजॉय भी करोगे साथ साथ में। तो आप अपनी पेन कॉपी लेके बैठे साथ में और साथ साथ में मेरे साथ में इसको पढ़ते रहें। और साथ में जो भी मैं पॉइंट बोलूं, जो एक्स्ट्रा पॉइंट हो, जो एक्स्ट्रा नोट हो इस पीडीएफ के अलावा, वो भी साथ साथ में नोट करते रहें। ओके, चलिए देखिए, इस ज्योमेट्री में हम पढ़ने वाले हैं आज सर्कल। और सर्कल के बारे में बेसिक सी बातें आप लोगों को पता है, क्योंकि जहां जहां जब जब बातें आती है सर्कल का, जिसका भी नाम आता है, तो मैं सारी चीजें आपको साथ साथ में एक्सप्लेन भी करता रहता हूं। क्योंकि मुझे पता है कि स्टूडेंट को अगर बार बार चीजें वो रिमाइंड करवाई जाए, बार बार अगर बात बोली जाए, तो उसको कहीं ना कहीं वे में उसको दिमाग में सेट हो ही जाती है वो बातें। तो आज हम बात करने वाले हैं सर्कल की, यानी वृत्त। व्रत क्या होता है, जैसा कि आपको दिख रहा है, मैंने व्रत ही बना दिया है बाहर। व्रत आपका ये है, ये एक्चुअली में क्या होता है, ये इसकी डायमीटर है, यानी मैं इसको कह दूं कोड कह सकता हूं। यानी एक व्रत में, एक सर्कल में आप इस सरकमफ्रेंस, यानी ये बाहर की क्या होती है, इसकी परिधि होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, परिधि यानी सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ये परिधि कितनी होती है आपको सर, 2πr होती है। यानी जो सरकमफ्रेंस है वो कितना होता है, 2πr होता है। एरिया आपको पता है, क्योंकि हम ऑलरेडी मेंशनेशन कर चुके हैं, उसमें आपने एरिया, इन सभी बातों के बारे में आपने पढ़ भी लिया होगा और जान भी लिया होगा। आर यहां पर रेडियस को इंडिकेट कर रहा है। ओके, चलिए आगे हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए सर्कल पर जो परिधि है, सरकमफ्रेंस, उसके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को अगर आप मिला देते हो, इट मींस वो कोड बन जाती है। वो क्या बन जाती है, कोड यानी जीवा बन जाती है। क्या बन जाती है भाई, कोड यानी जीवा। क्लियर है, जीवा बन जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोड। क्लियर है। तो अगर वो जो जीवा है, जो कोड है, वो सेंटर से अगर पास होती है, एक मतलब सेंटर इन द सेंस एक वो पॉइंट जिसके रेस्पेक्ट में हम एक इक्वल डिस्टेंस से इसको घुमाएं, तो घुमाने पर जो आकृति बनती है, जो शेप बनती है हमारे पास, उसको हम सर्कल बोलते हैं। तो इस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, केंद्र बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं भाई, केंद्र बोल देते हैं, सेंटर बोल देते हैं। तो सेंटर हमेशा अपने से गुजरने वाली जीवा को, कोड को, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। कितने पार्ट में डिवाइड करता है, इक्वल पार्ट में। तो आप समझना बात को, एक इधर आधा पार्ट इधर रहेगा, आधा इधर रहेगा। वैसे इसको व्यास बोलते हैं, सबसे बड़ी जीवा इसको हम बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं व्यास यानी डायामीटर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, डायामीटर बोलते हैं। क्लियर है, समझ रहे हो बात को। तो आपने देखा कि ये इसकी क्या होगी, डायमीटर होगी, और सबसे बड़ी इसको हम कोड बोलते हैं। सेंटर से गुजरने वाली जो कोड या जो जीवा होती है, उसको हम व्यास बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगर मान लो मैं यहां से अगर इसको इस तरीके से लाइन को ऐसे ड्रॉ कर दूं सेंटर से, तो आप सोचो ये सर्कल कितने पार्ट में डिवाइड हो गया। आपने कहा सर ये टोटल 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। वेरी गुड। अब आप देखिए सारे यहां पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। कितने का बन रहा है, 90 का। तो इस तरीके से मैं यहां पर कितनी भी पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर सकता हूं। इसके समानांतर में अगर जीवा अगर ड्रॉ कर दूं, तो आप यहां पर देख सकते हो सब के साथ में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। कितना बन रहा है, 90 डिग्री। इसका मतलब सेंटर से एक ऐसी लाइन जो सामने वाली जीवा पर अगर गिरती है या उसको आगे टच करती है, उसको इंटरसेक्ट करती है, तो उसको भी आधा आधा बांट देगी। आधा इधर, आधा इधर, आधा इधर, आधा इधर। क्लियर है, समझ रहे हो बात को। ये इस तरीके से इसको भी इक्वल पार्ट में बांट देगी। अभी इन्हीं बातों को हम छोटे छोटे पॉइंट के रूप में आगे पढ़ेंगे और आपको भी मजा आएगा। अब एक चीज बताओ, जब ये इस तरीके से गुजर रही है, तो इसके पैरेलल में ऐसे लाइनें और ड्रॉ कर सकता हूं ना मैं। आपको सर बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हो। मैं थोड़ा सा अलग कलर ले लेता हूं ताकि आपको भी अच्छा लगे। देखो, कुछ चीजें अच्छे लगने के लिए भी करनी होती है। तो आपने देखा इस तरीके से इसके पैरेलल लाइन ले लेता हूं, तो ये भी कितने डिग्री पर इंटरसेक्ट करेंगे। आप कहोगे सर ये करेंगे 90 डिग्री पर। सारे कितने पर है, 90 पर इंटरसेक्ट करेगी। लेकिन ये इसको इक्वल नहीं बांटेगी, नीचे वाली जो डायमीटर, क्योंकि इनको भी इक्वल नहीं बांट रही ना, इस डायमीटर को इक्वल नहीं बांट रही। हम बात करें सेंटर से गुजरने वाली, सेंटर से आने वाली परपेंडिकुलर लाइन की बात कर रहे हैं। तो आपने यहां पर देखा कि अगर ये यहां पर टच होते हुए जा रही है, कहां पर टच होते हुए जा रही है, यहां पर अगर ये टच होते हुए जा रही है, इसका मतलब पैरेलल होते हुए, जहां पर बाहर अगर किसी पॉइंट पर अगर टच करे, तो टच करने वाली लाइन को हम बोल देते हैं टेंजेंट, यानी क्या बोल देते हैं, स्पर्श रेखा। क्या बोल देते हैं मेरे भाई, स्पर्श रेखा।
यानी हम इसको क्या बोल देंगे, टेंजेंट बोल देंगे। क्लियर है, समझ रहे हो बात को, क्या बोल देंगे, टेंजेंट। आप एक बात बताओ, सबके साथ में 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो यहां भी 90 डिग्री। अब ये क्या है, आपने कहा सर रेडियस है। क्या है मेरे भाई, रेडियस है। तो रेडियस के साथ में स्पर्श रेखा कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। हम एक ही सिर्फ एक डायग्राम से बात जब वृत्त की आगे, तो उसके रिगार्डिंग सारे यहां पर हम कंसेप्ट समझ लेंगे, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपने ये कहा सर ये तो मजा आ गया कि भाई स्पर्श रेखा रेडियस के साथ में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। क्लियर है, ये बातें याद रखनी है, आप नोट भी कर सकते हो अपने नोटबुक में। हो सकता है मैंने यहां पर मेंशन ना करके हो, लेकिन आप तो जरूर इसको नोट कर लीजिएगा। आपने यहां पर देखा कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। ओके, अब आपको सर ऐसा ही रेडियस बनाऊं तो होगा क्या, मेरे भाई कैसे भी बनाओ चाहे तुम, रेडियस तो आपकी क्या होगी, जो सेंटर से आने वाली लाइन है अगर यहां टच होती है तो कितना डिग्री एंगल बनेगा, 90 डिग्री। रेडियस आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो यार, रेडियस तो आप ऐसे भी कर सकते हो, है ना, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो आपके पास में स्पर्श रेखा तो कैसे भी गुजर सकती है ना, लेकिन स्पर्श रेखा एक पॉइंट पर टच करती हुई जाएगी। कितने पॉइंट पर, एक पॉइंट पर। एक बात बताओ, ऐसे तो है नहीं कि स्पर्श रेखा आई और ऐसे लिपट गई भाई सर्कल के, नहीं मैं आपको नहीं छोड़ने वाली, तो ऐसे तो होगा नहीं। स्पर्श रेखा मतलब एक स्ट्रेट लाइन होती है, वो स्ट्रेट लाइन हमेशा एक ही पॉइंट पर से टच करती हुई जाएगी। तो आप एक बात बताओ, इस पूरे वृत्त में, एक वृत्त के अंदर कितनी भुजाएं होती है, आपको सर पहली बात तो इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। कितने पॉइंट होते हैं, अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होता है। कितने बिंदुओं से, अनंत बिंदुओं से। तो सोचो जब दो पॉइंट को मिलाते हैं तो एक लाइन बनती है, एक रेखाखंड बनता है। तो ये कितनी लाइन, कितनी भुजाओं वाला ये आपकी आकृति पॉलीगन होगा, बहुभुज होगा। तो आपको सर अनंत भुजाओं वाला एक बहुभुज होगा। ठीक है, तो वृत्त को हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसी आकृति जिसमें अनंत पॉइंट से, इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनने वाली आकृति, अनंत बिंदुओं से मिलकर बनने वाली आकृति, उस आकृति यानी उसके अंदर अनंत भुजाएं होंगी, इसको हम क्या बोल देंगे भाई, क्या बोलेंगे, वृत्त बोलेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर जब अनंत भुजाएं हैं तो सोचो इसके स्पर्श रेखा जब एक पॉइंट पर टच करते हुए जा रही है, वो कितने पॉइंट को टच करेगी, अनंत पॉइंट को टच करेगी। इसका मतलब हर एक पॉइंट से एक स्पर्श रेखा ड्रॉ की जा सकती है। तो आप बताओ, एक वृत्त में यानी एक सर्कल में, एक सर्कल की सरकमफ्रेंस पर जो इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो वहां पर कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, आपको सर इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। कितनी, इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। ठीक है, एक लाइन तो आपकी यहां पर क्लियर होगी। दूसरी चीज आप ध्यान में रखना कि भाई आपको जैसे पता ही है कि स्पर्श रेखा इसके साथ में जो टेंजेंट है उसके साथ में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहे तो हमने देखा भाई इस तरीके से हमने और इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ की। ऐसे करते करते हम आए और आते ही पता चला कि यहां से जो लाइन गुजर रही है, इस एक पॉइंट से लाइन गुजर रही है, वो इस साइड में एक पॉइंट यहां भी है, एक्सट्रीम पॉइंट इस साइड में भी है, एक एक्सट्रीम फाइबर पॉइंट वहां भी था। तो सिंपल सी बात है, दोनों पॉइंट से जो रेखाएं गुजरेगी तो वो दोनों रेखा क्या होगी, हम बोलेंगे सर ये भी तो एक टेंजेंट होती है, ये भी क्या होती है, टेंजेंट होती है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि अगर डायामीटर के मैं दोनों पॉइंट, एक इधर एक इधर, दोनों से अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो टेंजेंट 90 डिग्री का एंगल बनाती है। जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है वो आपस में कभी नहीं मिल सकती। तो आपसे अगर कोई पूछे कि एक डायामीटर है और उस डायामीटर के एक इस साइड में, एक इस साइड में, दोनों अगर टेंजेंट खींचे तो वो कब और कहां मिलेगी, तो आप क्या कहोगे, आपका सीधा सा एक जवाब होना चाहिए, वो कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि वो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, वो एक दूसरे के पैरेलल है, वो एक दूसरे के समानांतर है। तो मिलने का कहीं सवाल ही पैदा नहीं होता, चाहे आप लाखों सवाल ऐसे बना लो। तो आपने ये कहा कि सर ये लाइन कैसे जाएगी, ये पैरेलल लाइन जाएगी। कहां जाएगी भाई, पैरेलल लाइन जाएगी। ठीक है, दूसरी बात हम यहां पर और देखते हैं, एक पॉइंट हम और यहां पर डिस्कस करना चाहते हैं कि हमने देखा कि भाई जब ये पैरेलल लाइंस जा रही है, ये लाइन कहां जा रही है, पैरेलल लाइंस आपकी जा रही है, तो पहले कहीं कहीं नहीं मिलेगी ये, है ना। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि भाई सिंपल सी बात है कि यहां पर मैंने एक सर्कल दिख रहा है क्या आप लोगों को, ठीक है, ओके, दूसरा ले लेता हूं मैं कलर, ये वाला, ठीक है। अब इस सर्कल में आपको पता है एक रेडियस हो गई, है ना। अब आप इसमें देखिए कि जब यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, इसका ये सेंटर पॉइंट O है और यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन इस पे गिर रही है, आपको सर ये बराबर दो भागों में बांट देगी। कितने भागों में, दो भागों में। क्यों, परपेंडिकुलर लाइन है। क्लियर है, समझ में आ गई, अब समझदार हो गए आप लोग। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए, तो फिर यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या कहलाएगी, आपको सर रेडियस कहलाएगी। क्या कहलाएगी, रेडियस। अब आप एक बात बताओ, ऑब्जर्व करो
इतने तो आप थोड़े बहुत समझदार तो हो ही गए। जब ये 90 डिग्री है तो एंगल ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, आपने कहा राइट एंगल ट्राइंगल, इसका ये क्या है हाइपोटेनस, तो ये इसका बेस हो जाएगा, ये इसकी हाइट हो जाएगी। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आए तो आप गलत करोगे क्या, नहीं करोगे। क्यों, क्योंकि आपको राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पता है और अब ये चीज यहां बन रही है, ये भी आपको पता चल गया। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि रेडियस इतनी है, एक आपकी जो कोड है, जो जीवा है उसकी लेंथ इतनी है, अगर उस पर कोई परपेंडिकुलर डाला जाए तो जीवा पर अगर आप परपेंडिकुलर किसी कोड पर एक परपेंडिकुलर डालते हो, जीवा पर अगर लंब डालते हो तो वो परपेंडिकुलर लाइन उस कोड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी, है ना। और अगर कोई ऐसी लाइन जो सेंटर से आ रही है और टू इक्वल पार्ट में उसको अगर डिवाइड कर रही है, इसका मतलब समझ जाना वो लाइन हमेशा क्या होगी, पैरेलल होगी। तो वाइस वर्सा दोनों कंडीशन यहां पर पॉसिबल है, इसको ध्यान रखोगे और इसको याद रखोगे, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि आर त्रिज्या हो, ओ वृत्त का केंद्र है, बता चुका मैं। डायमीटर रेडियस का हमेशा क्या होती है, डबल। आपको पता है इधर आर है और यहां भी आर है, दोनों आर आर क्या हो जाएंगे, 2r हो जाएंगे। इधर भी आर है और यहां भी आर है। आपको पता होना चाहिए कि भाई डायमीटर डी है तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 2r हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो व्यास हमेशा क्या होता है, इसको हम व्यास बोलते हैं, वो त्रिज्या का हमेशा कितना होगा, दुगना होगा। ओके, उसके बाद में कह रहे हैं सर्कमफेरेंस, परिधि, एरिया यानी उसके क्षेत्रफल के बारे में हमने बात कर ली, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ये छोटी छोटी बातें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़े। ओके, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं भाई अर्धवृत्त पर। अर्धवृत्त क्या होता है, सेमी सर्कल। अभी वृत्त खत्म नहीं हुआ है, वृत्त पर हम फिर आएंगे। अब हमने वृत्त को काट लिया है तो अर्धवृत्त हो गया। अब अर्धवृत्त हो गया तो आपको पता है कि डायमीटर यहां पर इसकी क्या होगी, वो सेम चीज है। डायमीटर यहां पर ये अर्धवृत्त का भी व्यास होता है, क्योंकि व्यास से तो काटा ना हमने, आधा आधा काटा है। तो इसका मतलब ये हो गया, आर इधर है, आर इधर है आपका, आर यहां पर है, आर यहां पर है, तो ये इसका व्यास हो गया। अगर आपको इसको कोई पूछ ले कि इसका जो भी परिधि या परिमाप कितना होगा, तो यहां घूम के आओगे, आपको कि पाई आर ये होगा और 2r ये होगा, तो कुल मिला के कितना होगा, पाई प्लस 2r हो जाएगा। इसका पेरीमीटर कितना हो गया, पाई प्लस 2r हो जाएगा, जैसा कि यहां पर मेंशन है। क्षेत्रफल कितना होता है, एरिया इसका कितना हो जाएगा, पहले वाले जो सर्कल का एरिया था उसका क्या हो जाएगा, जस्ट हाफ हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा भाई, जस्ट हाफ हो जाएगा। दूसरी चीज मैं आपको यहां पर एक पॉइंट और बताना चाहता हूं। क्या पॉइंट है भाई हमारा, अगर मान लीजिए हमारे पास में कोई सेमी सर्कल है, क्या है भाई, सेमी सर्कल है, और इस सेमी सर्कल में पॉइंट क्या है, यहां पर आपका क्या है, ओ है। अगर आप यहां से अगर डायमीटर से यहां पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हो इसके सरकमफ्रेंस पर, तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। ये बात समझ में नहीं आएगी आपको लोगों, अभी तक नहीं आई है। क्यों नहीं आई है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई ही नहीं, तो पढ़ाई नहीं तो आप इसको रटोगे, रटना नहीं है, इसको ध्यान में रखना। अभी मैं आपको समझाता हूं, ठीक है, अभी कर देते हैं हम इसको। लेकिन आप यहां पर एक छोटी सी चीज ध्यान में रखना, क्या ध्यान में रखना, कि ये सेमी सर्कल है, उस सेमी सर्कल का पॉइंट ओ है, यहां से यहां तक अगर आप लाइन ड्रॉ करते हो, ये एंगल कितना डिग्री का बनाता है, 90 डिग्री। भाई यहां से यहां तक की इस डिस्टेंस को क्या बोलते हो आप, आर बोलते हो, इधर भी आर बोलते हो, इधर भी आर बोलते हो। ये ट्राइंगल कौन सा है, कोई सा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे तो राइट एंगल ट्राइंगल है। लेकिन आप इसको एरिया अगर पूछ लिया जाए तो मैं आपको बार बार बता चुका हूं, मैं फिर बता रहा हूं, इसका क्या होता है, हाफ, बेस कितना है 2r, हाइट कितनी है r, ये इससे कैंसिल आउट कितना हो गया, आर स्क्वायर। तो एरिया कितना हो गया मेरे भाई, आर स्क्वायर हो गया। कितना हो गया, आर स्क्वायर। क्लियर है, ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसको बढ़िया तरीके से नोट में लिख लेना साइड में, मजा आ जाएगा आपको एग्जाम में क्वेश्चन सही होते ही। ठीक है, अब हम आते हैं जो प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल की बात करते हैं कि सर्कल की क्या क्या प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी ऐसा नहीं है कि भाई इसका नाक कैसा है, आंख कैसी है, इसके बारे में सिर्फ हम इसकी कोड, इसके डायमीटर, इसकी रेडियस, इसकी सरकमफ्रेंस, ठीक है, इसके एंगल, बस इसी इन्हीं लोगों की हम बात करेंगे और इसी से हम जानेंगे कि सर्कल की क्या क्या चीजें हैं। जब हम सर्कल के बारे में इनकी प्रॉपर्टीज हम सारी पढ़ लेंगे तो आप सर्कल से अच्छी तरह वाकिफ भी हो जाओगे, आपके क्वेश्चन भी सही होने स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, चलिए अब देखिए पहला, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल फ्रॉम द सेम बेस आर ऑलवेज इक्वल। समान आधार से एक वृत्त के एक ही क्षेत्र में हमेशा समान होते हैं। कौन हमेशा क्या होते हैं, समान होते हैं। अब समझना बात को, एक्चुअली में क्या होता है, आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, अगर मैं वृत्त को यहां से अगर लाइन से इसे काट दूं, आप क्या कहोगे, सर आपने दो टुकड़े कर दिए, इसके कितने टुकड़े कर दिए, दो टुकड़े। ये टुकड़े क्या कहलाते हैं, सेगमेंट। क्या कहलाते हैं मेरे भाई, सेगमेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सेगमेंट। क्लियर है, अब ये देखिए सेगमेंट है,
और सेगमेंट कौन सा, ये बड़ा सेगमेंट है जिसको हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट, और ये छोटा सेगमेंट है जिसको हम बोल देते हैं माइनर सेगमेंट, यानी दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड बोलते हैं। हमने खंड कर दिया, हमने खंड खंड कर दिए इसके वृत्त के। तो आप यहां पर देखोगे ये मेजर सेगमेंट है, ये आपका कौन सा भाई, माइनर सेगमेंट है। अब कवि यहां पर क्या कहना चाहता है, कवि यहां पर यह कहना चाहता है कि भाई अगर आप किसी एक मान लीजिए इसको आप बेस मान लेते हो, और बेस मान के अगर आप यहां पर एंगल बनाते हो, ठीक है, अगर आप यहां पर एंगल बनाते हो, अगर आप यहां पर एंगल बनाते हो, आप यहां पर अगर एंगल बनाते हो, आप यहां पर एंगल बनाते हो, तो हमेशा ध्यान में रखना इन सभी एंगल का मान क्या होगा, सेम होगा। सभी एंगल का मान क्या होगा, सेम होगा। बात समझ में आई या नहीं आई, यस और नो में जवाब दीजिए फटाफट, जल्दी जल्दी। आई समझ में, वेरी गुड। अगर आप कहीं भी आपको नहीं नहीं सर अगर हम यहां एंगल बना दें तो भी कितना होगा मेरे भाई, थीटा ही होगा। क्या होगा, थीटा ही होगा। आपको सर अगर इधर बना दें तो क्या एक समान वृत्तखंड है क्या, एक बात बताओ आप, ये समान वृत्तखंड है क्या? आप यस और नो में जवाब दीजिए। क्या ये सेम सेगमेंट आपका सेम सेगमेंट है क्या? आप कहोगे सर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो एक सेगमेंट ऊपर रह गया, अब नीचे नीचे वाले सेगमेंट में आ गए, तो हाउ कैन इट पॉसिबल? आप कैसे इसको कह सकते हो कि सर ये जो एंगल है वो सेम रहेगा? नहीं रहेगा ना। तो ये एंगल क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। इस एंगल को हम क्या मान लेंगे, अल्फा मान लेंगे भाई। क्या मानेंगे, अल्फा मान लेंगे। लेकिन इस सेगमेंट में अगर मैं कहीं भी इस तरीके से अगर बना देता हूं तो वो भी आपका क्या कहलाएगा, अल्फा ही होगा। क्या कहलाएगा, अल्फा ही। क्यों? सेम सेगमेंट में एंगल बना रहे हैं तो एंगल हमेशा क्या होंगे, ऑलवेज विल बी इक्वल। हमेशा क्या होंगे, समान होंगे। हमेशा एक दूसरे के वो क्या रहेंगे, समान रहेंगे। बात समझ में आई? ओके, चलिए फिर अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट पॉइंट पे क्या है, अभी हमने इसके बारे में बात की है। क्या बात की है कि एंगल ड्रॉप्ड ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल विद द डायमीटर एज बेस इज ऑलवेज ए राइट एंगल। एक वृत्त के व्यास को आधार लेकर परिधि पर बनाया गया कोण हमेशा क्या होता है, समकोण। ये परिधि है भाई, ये आपका डायमीटर है, और इससे आप सर्कमफेरेंस पे अगर एंगल ड्रॉ करते हो तो ये हमेशा कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री। लेकिन इस बात को आप अभी भी नहीं समझे होंगे, है ना? नहीं समझे ना? अभी मैं फिर समझाऊंगा। एक बार इसको यहां पर होल्ड रखना, क्योंकि ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका। आप यहां भी देख सकते हैं, यहां भी मैंने आपको समझाया था, लेकिन आप नहीं समझे थे। लेकिन आप यहां पर भी नहीं समझे, बिल्कुल आप समझोगे। अभी तो देखते जाओ। हमने यहां पर देखा, देखो समझने वाले दिन आ भी जाएंगे। चलिए, तो यहां पर मैं आपको बता ही देता हूं, इसी में क्लियर कर देता हूं क्या होता है। अब हम आते हैं एक दूसरी प्रॉपर्टी पर, तब समझोगे। ठीक है, इसको समझाने के लिए हम दूसरी प्रॉपर्टी पर आते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और मैं कह रहा हूं इसको बढ़िया तरीके से आप लिख के सुनहरे अक्षरों में, गोल्डन लेटर में, और अपने घर पे लगा लेना चाहिए, स्टडी टेबल के पास में। मैं कह रहा हूं बहुत फायदा होगा आपको। कैसे? एक चीज बताऊं, यहां पर सेंटर पॉइंट ओ है। कौन है? ओ। समझना बात को। ये क्या है, अब तो पता चल गया होगा ना। ये क्या है? वैसे मतलब क्या ना कि सर ये सेगमेंट, बिल्कुल सेगमेंट है। ये एक ऊपर सेगमेंट है, एक नीचे सेगमेंट है। ये क्या है? आपने कहा सर ए बी एक कोड है, एक जीवा है। ठीक है, क्या जीवा यहां पर एंगल बना सकती है क्या? आपको सर डेफिनेटली बना सकती है। क्यों नहीं बना? इसको रोकने वाला कौन है? तो यहां पर जो कोड है वो कहां एंगल बना रही है? आपको सर सेंटर पर। कहां बना रही है? सेंटर पर। वेरी गुड, समझदार हो आप लोग तो। चलिए, अगर मान लो ये अब जीवा जो है वो कोड कहां एंगल बना रही है? आपने कहा सर सरकमफेरेंस पर। ये भी बहुत अच्छी बात है। कहां बना रही है भाई? सरकमफेरेंस पर। मैं पॉइंट सी मान लेता हूं इसे। क्लियर है भाई? कहां बनाया इसने? सरकमफेरेंस पे। क्लियर है? अब एक चीज समझना, बहुत ही मजेदार चीज है। मैं इस लाइन को रिपीट कर रहा हूं। क्या कह रहा हूं? एक जीवा के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर यानी सरकमफेरेंस पर बनाए गए एंगल के जस्ट डबल होता है। क्या होता है? जस्ट डबल होता है। सेंटर पर बना एंगल, किसी कोड के द्वारा सेंटर पर बना एंगल परिधि यानी सरकमफेरेंस पर बने एंगल का जस्ट क्या होता है? डबल होता है। क्या होता है? डबल होता है। ठीक है, अब ये कहानी यहां समझ में आएगी। ए बी क्या है? आपको सर डायमीटर। भूल गए बात को? ए बी क्या है? ए बी कोड है। ए बी क्या है? ए बी जीवा है। डायमीटर बाद में है। यानी इसका घर का नाम तो भाई एक्चुअल में इसका कागज में नाम तो इसके कागजों में जो मार्कशीट में नाम चलता है वो तो कोड है, जीवा है। घर पे प्यार से सारे इसको व्यास बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। तो आपने कहा सर ये जीवा जब सेंटर से ही जा रही है, इट मीन ये स्ट्रेट एंगल हो गया। लाइन एंड एंगल याद करो जरा, क्या हो गया? स्ट्रेट एंगल। तो ये कितना एंगल बनाया? आपको सर 180 बना रहे। सोचो, जब ये कोड
सेंटर के साथ में 180 एंगल बना रही है, तो ये बाहर जब दूसरे पड़ोसी के पास जाएगी वहां पर कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? आपको सर सरकमफेरेंस पे जब ये बना रही है कितने डिग्री का बनाएगी? 90। अब कहीं भी बना लो जहां आपका मन करे, कितने डिग्री? 90। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर आपको ये ज्योमेट्री पढ़नी है, आप चाहते हो सर्कल के रिगार्डिंग कुछ भी मेरा गलत ना हो, तो ये प्रॉपर्टीज ध्यान में रखनी पड़ेगी भाई, ये भी और ये भी, एज वेल एज दोनों प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। हालांकि ये प्रॉपर्टी है ये इसी से डिराइव की गई है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आफ्टर दैट ये इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बात बात पर ये प्रॉपर्टी, बात बात पर ये ऐसा स्टेटमेंट वहां पर निकल जाता है क्वेश्चन के अंदर, तभी हम जाके इस क्वेश्चन को कर पाते हैं, जो कि एक हिडन होता है, वो हमें छांटना होता है। ठीक है, ओके, समझ में आ गई होगी बात। अब तो कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज बताओ, ऐसा हम कहां पढ़ते थे, कहां पढ़ते थे, याद करो जरा। अब एक चीज बताओ, ये एबीसी है, एबीसी कहां है? आपने कहा सर एबीसी एक ट्राइंगल है, कहां है ये पॉइंट एबीसी कहां है? आपको भी सर सरकमफेरेंस पर, किसके? एक वृत्त के सरकमफेरेंस पे तीनों पॉइंट है। सोचो एक त्रिभुज के, एक ट्राइंगल के तीनों शीर्ष वर्टेक्स कहां पर है? आपको भी सरकमफेरेंस पर। तो फिर ये कौन सा ट्राइंगल हुआ, या ये वृत्त कौन सा हुआ, सर्कल कौन सा हुआ? आपने कहा सर सरकम सर्कल, परिगत, परिवृत्त आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो सरकम सर्कल हुआ, तो ये ओ क्या हुआ? ये ओ क्या हो गया मेरे भाई? सरकम सेंटर हो गया। क्या हो गया? परिकेंद्र हो गया। याद करो उन दिनों को जो मैंने ट्राइंगल में आपको बताए थे, ये क्या हो गया? सरकम सेंटर हो गया। तो वहां पर एक चीज बताओ, मैंने आपको वहां पर भी बताया था कि अगर आपको एंगल एओबी निकालना हो, अगर एंगल एओबी निकालना है, तो एंगल एओबी एंगल सी का जस्ट क्या होगा? डबल होगा। क्या होगा मेरे भाई? जस्ट क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ठीक है, ट्वाइस ऑफ एंगल एओसी, ए सी बी, इसका होगा एसीबी, एसीबी का जस्ट क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। बताइए ये बात मैंने आपको बताई थी या नहीं बताई थी? यस और नो में जवाब दीजिए। बिल्कुल बताई थी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट हम देखते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूं, मैं देख लेता हूं कि सारी प्रॉपर्टीज इसमें इन्वॉल्व है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर मैं सारी यहीं पर एक्सप्लेन कर देता हूं। चलिए, ठीक है। अब इसके बाद में देखो नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास में एक सर्कल है और इस सर्कल में सेंटर यहां पर मेरा O है और यहां पर दो कॉर्ड है, समझना बात को, मैं कॉर्ड या जीवा के रिगार्डिंग सारी बातें यहां पर क्लियर कर देना चाहता हूं। ये मेरा क्या है? एक सर्कल है, सर्कल में पॉइंट आपका क्या है? O है, जो सेंटर है इसका। अगर ये दोनों कॉर्ड अपना इसके साथ में एंगल सेम बनाती है, क्या बनाती है? सेम। अगर ये थीटा बना रही है और इसके द्वारा ट्रेस किया गया एंगल भी कितना है? थीटा है। इट मींस दोनों कोड क्या हो जाएंगी? क्या हो जाएगी भाई? दोनों कोड क्या हो जाएगी? सेम। ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई? सी डी। अगर वो दोनों सेम एंगल बना रही है, इसका मतलब दोनों की लेंथ है वो क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। क्लियर और नोट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर वो दोनों कोड सेम है, अगर आपसे कोई कहे वाइस वर्सा दोनों कंडीशन पॉसिबल है, इफ ए बी इक्वल्स टू सी डी, देन क्या होगा आपको सर? एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी। क्या हो जाएगा भाई? सी ओ डी। क्लियर है? सेकेंड प्रॉपर्टी की मैं बात करूं तो आपको पता होना चाहिए, ये इसकी एक कोड है ए बी, एक कोड ए बी है, और यहां से O से एक मैं M यहां पर एक परपेंडिकुलर डालता हूं, इट मींस ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। तो मैं कहूंगा यदि पहली कंडीशन, इफ OM परपेंडिकुलर टू AB, यानी AB पर लंबवत है, तो मेरे पास में क्या वैल्यू आ जाएगी? आपको सर देन AM इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे भाई? MB हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? आपको सर बिल्कुल होगा, कैसे नहीं होगा? ठीक है, चलिए। अगर मैं सेकंड कंडीशन की मैं बात करूं तो सेकंड कंडीशन क्या हो जाती है? आपने कहा सर इफ ए एम इक्वल्स टू ए बी, एम बी सॉरी एम बी, देन ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, परपेंडिकुलर टू ए बी। ये दोनों बातें एक्चुअली में क्या होता है, हर हम कोई थ्योरम पढ़ते हैं, कोई भी अगर ऐसा पढ़ते हैं तो मैक्सिमम थ्योरम में वाइस वर्सा कंडीशन पॉसिबल है। ठीक है, तो ये यहां पर दोनों सिचुएशन पॉसिबल है, बस आप इनको ध्यान में रखना है और उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ना है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए फिर अब एक चीज सेकंड पॉइंट इनके रिगार्डिंग हम बात करते हैं।
अगर मान लो कि कोड है और इस कोड से आप ये मानो ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है, और इससे अगर ये डिस्टेंस मान लेते हैं ये ए बी है, ये एम है या पी है, ठीक है, और यहां से ये परपेंडिकुलर क्या है क्यू है और ये सी डी है। अगर एक बात बताइए, सिंपल सा वर्ड है कि अगर ये डिस्टेंस मान लो ओ पी इक्वल्स टू अगर ओ क्यू है, इफ ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू देन क्या होगा, ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सी डी, ए बी इक्वल्स टू सी डी। अगर सेंटर पॉइंट से इनकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यानी इनकी जो दूरी है अगर समान है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, देन बोथ कोड आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ए बी इक्वल्स टू सी डी। सेकेंड पॉइंट में बात करता हूं, इफ ए बी इक्वल्स टू सी डी देन क्या हो जाएगा आपको सर, ओपी इक्वल्स टू ओ क्यू, ओपी इक्वल्स टू ओ क्यू, दोनों कंडीशन पॉसिबल है। ओके, तो इस तरीके से इनको ध्यान में रखना है। इसी के फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे पॉइंट है जिनको आपको ध्यान में रखना है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं यहां पर। अब आपसे क्या बोला गया कि टू कोड ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट इंटरनली और एक्सटर्नली एट ई, देन एक वृत्त की दोनों जीवा ए बी और सी डी अगर ई पर एक दूसरे को काटे, दो कोड है, अगर ऐसे काटे इंटरसेक्ट करे, चाहे वो अंदर करे चाहे वो बाहर करे, लेकिन ध्यान में रखना बाहर वाला ज्यादा केस होता है, ये इंपॉर्टेंट है। बाहर वाला अक्सर आ जाता है, एग्जाम में बहुत बार आता है। अगर ये 20% आता है तो 80% उसके क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मान लो अंदर ही काट दे, घर की बात घर में रह जाए तो बहुत ही बढ़िया चीज है, लेकिन बाहर जाएगी तो सारे लोगों में पता चल जाएगा। तो 80% क्वेश्चन इसी से आते हैं, क्योंकि ये बात तो बाहर आ गई। तो हमने क्या किया कि एक्चुअली में ई पॉइंट से ही लेना है। आपने कहा ए ई और इधर क्या है ई बी, ठीक है। एक्चुअली में इस पैटर्न को भी हम पढ़ते हैं। एक्चुअली में इस पॉइंट को मैं ऐसे मान लेता हूं कि जैसे मान लो आपने पी की फॉर्म में पढ़ा होगा क्या कि जैसे देखिए ये ई बी या इसको बोल दो ई ए या ए ई, प्रोडक्ट ऑफ ए ई एंड बी ई इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ सी ई एंड डी ई। क्या कर रहा हूं मैं, इसका ये लेंथ और फिर इस लेंथ का मल्टीप्लीकेशन, इस लेंथ का और इस लेंथ का मल्टीप्लीकेशन। फिर नहीं समझा, एक्चुअली में क्या कोड ए बी थी, तो अगर ये अंदर काटेगी तो इससे डिस्टेंस है ना, तो इससे डिस्टेंस एक बार क्या होगी ए ई, इससे डिस्टेंस क्या होगी, आपने कहा सर ए ई और किसके साथ में बी ई, दोनों का प्रोडक्ट कहां हो रहा है, किसके इक्वल हो रहा है सी ई और प्रोडक्ट ऑफ ई डी। अब दोनों बातें क्या है सेम है, ठीक है, दोनों बातें क्या है आपकी सेम है, कोई फर्क नहीं है। तो हमेशा ध्यान में रखना, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो इसको आप क्वेश्चन को करना ही है और इन चीजों को ध्यान में रखना है। जैसे सपोज दैट इस तरीके से आपसे पूछ लिया जाए, आपसे बोल दी ये ए बी है और ये पी पे जाके टच कर रही है, ये सी डी है, तो आपने कहा सर ये पी ए इंटू पी बी होगा इक्वल्स टू पी सी इंटू क्या होगा पी डी होगा। क्लियर है। तो आपने अगर ऐसा कहा कि सर ये 3 है और अगर ये 5 है, अगर ये 4 है और अगर ये x है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो डायरेक्ट आप यहां पर रखोगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी। कई बार आपसे पूछ लेता कि बताइए ये पीसी क्या है, अब पीसी तो कहीं नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक बार पीसी x+4 हो जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू आपको कैसे लेनी है, पी ए कितना है, तो पी ए आपको सर 8 है, 5 और 3, पीबी कितना है 5, पीसी कितना है आपने कहा सर 4 + x है, ओके। पीडी कितना है आपने कहा सर 4 है, इससे कैंसिल आउट हुआ, कितना हुआ आपने कहा सर 2 हुआ, इधर कितना हो गया 10, इधर कितना हो गया 4 + x, तो x की वैल्यू मेरे भाई कितनी आ गई 6। तो इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है, देख लो फटाफट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर, यह मैं आपको बता चुका हूं, द टेंजेंट टू ए सर्कल एट ए पॉइंट ऑन इट्स सर्कमफेरेंस इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट दैट पॉइंट, यानी ओ आई परपेंडिकुलर टू पी टी, यानी वृत्त की परिधि पर किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा उस बिंदु पर त्रिज्या के समकोण होगी। कहने का मतलब है एक टेंजेंट एक रेडियस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाती है, और यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है और इसको ध्यान में रखना है। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपको क्या दिया है, अब एक चीज ध्यान में रखना, अब बात यह आती है कि कोई एक सर्कल है
और इस सर्कल पर बाहर कोई पॉइंट P है और इस पॉइंट पर स्पर्श रेखाएं या टेंजेंट जाके मिलती है, इसको मैं P बोल दूं, यहां पर A बोल दूं, यहां पर B बोल दूं। अब बात मेरी सुनते रहना, मजा आ जाएगा। अगर आपको ये बात अगर आपने ढंग से सुन ली और इसको समझ लिया बात को, तो आप वास्तव में आप कहोगे सर वास्तव में ये तो आज तो मजा ही आ गया क्लास का। ठीक है, अब आप देखना कि सिंपल सी बात है कि जब ये यहां आके इसको टच करती है, ये क्या है भाई, रेडियस है, कितने डिग्री बनाएगी 90। यहां पर क्या है भाई, आपने कहा सर रेडियस है, कितने डिग्री बनाएगी 90। क्लियर है? अब समझना एक्चुअली में क्या होगा कि पीए से जब आप यहां आओगे, ये पीए है, अगर ये एक्स है तो ये भी कितना होगा एक्स। कहने का मतलब है कि पीए इक्वल्स टू क्या होगा पीबी, पीए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा पीबी। दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होती है, समान होती है। आपको सर तीन होती नहीं। अगर किसी सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से आप मैक्सिमम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, 2। कितनी कर सकते हो, 2। ध्यान रखना, किसी भी बाहर अगर पॉइंट से अगर इस पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हो, स्पर्श रेखा खींचते हो, तो कितनी ड्रॉ कर सकते हो, आपको भी सर 2 ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जो दोनों ड्रॉ करोगे वो दोनों की जो वैल्यू है वो दोनों हमेशा आपके क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। दोनों की लेंथ क्या रहेगी, आपकी इक्वल रहेगी। ठीक है, तो एक चीज ध्यान में रखना, अगर मैं यहां से अब एक चीज बताओ, ये 90 है, अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, आपको होगी सर 180 माइनस थीटा होगा। कितना होगा, 180 माइनस थीटा होगा। क्लियर है? इसके बाद में यहां से अगर मैं कोई एक लाइन खींच दूं, तो एक चीज ध्यान में रखना, अगर ये एंगल मेरा x है तो ये एंगल भी कितना होगा, x ही होगा। कहने का मतलब है ये एंगल जो बना था थीटा, ये आधा आधा हो जाएगा, यानी थीटा बाई 2 ऊपर रहेगा, थीटा बाई 2 कहां रहेगा, नीचे रहेगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? देख लो फटाफट इस क्वेश्चन को। ओके, चलिए अब देखिए, आप यहां पर आपको क्या बोला गया, फॉर ए टेंजेंट पीटी एंड ए सिकेंट। सिकेंट का मतलब होता है छेदक रेखा, जो छेदी सिंह की तरह इसको छेद के निकल जाए। ठीक है, वो क्या आपकी पीबी। ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट पी, वी हैव पीटी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पीबी मल्टीप्लाई बाई पीए। किसी बिंदु P से बनाएगी किसी स्पर्श रेखा PT, एक प्रतिच्छेदी रेखा जिसको हम छेदक रेखा बोलते हैं, PB के लिए PT स्क्वायर इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, PB इंटू PA। कहने का मतलब क्या है, एक तो टेंजेंट हो, एक सिकेंट हो। सिकेंट मतलब जो उसको अंदर से छेदती हुई जाए। ये A है और ये B है। हमेशा ध्यान में रखना, ये चीज तो हमें पता है। आप क्या कहोगे सर, PA इंटू PB तो हमें पता है, बस ये ध्यान में रखना आप कहोगे यहां पर क्या 2 पॉइंट बन रहे हैं क्या, नहीं 1 पॉइंट बन रहा है, लेकिन हमें तो 2 बार लिखने की आदत है। हम PT और PT कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, PT स्क्वायर हो जाएगा, बस बात खत्म। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, क्या है, इंपॉर्टेंट। इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना और याद भी इसको कर लेना। इजी है, कोई ज्यादा मुश्किल काम है नहीं। ओके, इतना कोई टफ टास्क नहीं है, इजीली आप इसको कर सकते हो। क्लियर है? चलते हैं फिर आगे। अब देखिए, अगर आपको ऐसा कुछ आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, जैसे मान लीजिए इफ 2 सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली देन डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज द सम ऑफ देयर रेडियस। यदि 2 वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्या के योग के बराबर होगी। आपको ही पता है कि जब 2 वृत्त एक दूसरे को टच करते हैं, एक की रेडियस कैपिटल आर है, एक की स्मॉल आर है, ये पॉइंट P है, तो यहां से यहां तक आर हुआ, यहां से आगे छोटा आर हुआ, तो आपको पता होना चाहिए कि PQ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R प्लस R हो जाएगा। ठीक है, और जब 2 वृत्त एक दूसरे को टच करते हैं तो हमेशा कितने टेंजेंट यहां से ड्रॉ की जा सकती है, आपने कहा सर 1, ये क्या होती है 2, और ये क्या होती है 3। इसको हम बोलते हैं DCT, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, यानी हम बोल सकते हैं सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, या इसको हम बोल सकते हैं कि उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा। ठीक है, तो आपने देखा कि इसकी अगर लेंथ कैसे निकालें, तो आप हमेशा ध्यान में रखना कि अगर मैं इसको A मान लूं और यहां पर B मान लूं, अगर आपको AB अगर पूछ ले तो आप क्या करोगे, 2√R इंटू R। ठीक है, ऐसा आप ध्यान में रखोगे। ये DCT की लेंथ है, AB आपकी क्या है, DCT यानी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। ठीक है, सीधी मतलब डायरेक्ट मतलब सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। क्लियर है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है,
If two circles touch each other internally, then the distance between their center is the difference of their radius. यदि दो वृत्त एक दूसरे को आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं तो उनके बीच की दूरी, ठीक है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होती है। तो सिंपल सी बात है, यहां से यहां तक जब आर है और इधर आपका स्मॉल आर है, यहां से आर तक बड़ा आर है, तो ये गैप कितना रहा, पी और क्यू के बीच में गैप, आपने कहा सर बड़ा आर माइनस क्या हो जाएगा, छोटा आर हो जाएगा। ठीक है, बड़ा आर माइनस छोटा आर, यानी आपके बड़े की रेडियस माइनस छोटे की रेडियस। क्लियर है, समझ में आ गई होगी बात, छोटी सी बात थी, ज्यादा कोई मुश्किल काम है नहीं। उसके बाद में आ जाती है स्पर्श रेखाओं की बात। इससे पहले मैं आपको स्पर्श रेखा कुछ बताना चाहता हूं, स्पर्श रेखा के बारे में क्या बात है देख लेना। अगर दो कंसेंट्रिक सर्कल है, इनसे अगर आपको कॉमन टेंजेंट पूछी जाए, ठीक है, कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट का मतलब क्या है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। कौन सी रेखा, स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की अगर बात हो तो मेरे भाई ध्यान में रखना, इससे अगर संकेंद्री वृत्त है, कंसेंट्रिक सर्कल है, तो इनसे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की अगर बात हो, अगर आपसे कोई पूछे कि कॉमन टेंजेंट कितनी होती है, आप कहोगे जीरो। कितनी होती है, जीरो, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो आपको ये इंटरनली टच करेंगे, तो एक पॉइंट पर टच करें तो इनकी जो कॉमन टेंजेंट है वो कितनी होगी, आपने कहा सर 1 होगी। तीसरा, अगर मान लीजिए इस तरीके से एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है, मतलब आप यूं कह सकते हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहां से कॉमन टेंजेंट कितनी खींची जा सकती है, कितने ड्रॉ हो सकते हैं, आपको सर 2। अगर मान लीजिए ये कहे कि चलो ठीक है यार, अब हम लड़ाई नहीं करेंगे, बाहर से टच करेंगे एक दूसरे को, तो ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया आपका, यहां पर सेकंड मत बनो भाई, तो यहां पर ये कितनी हो गई, कॉमन टेंजेंट कितनी हो जाएगी, आपने कहा सर 3 हो जाएगी। इसी तरीके से मैं चौथे पॉइंट की बात करूं, सॉरी पांचवें पॉइंट की अगर मैं बात करूं, और ये रेखाएं कहां कहां चली जाए, ये सर्कल कहां चले जाए, थोड़े दूर दूर चले जाए, तो आपने कहा सर ये लो, कितनी यहां पर कॉमन टेंजेंट हो सकती है, तो टोटल कुल मिला के कितनी होगी इसके अंदर, आपको सर 4, कितनी हो जाएगी कॉमन टेंजेंट, 4। ठीक है, क्लियर है, समझ में आई बात। तो अब इसके अंदर देखना, ये जो है ना, ये आपकी है डायरेक्ट डीसीटी, और ये है टीसीटी, ट्रांसवर्जर कॉमन टेंजेंट। ठीक है, तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, और वो क्या है, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। ठीक है, चलिए ये ध्यान में रखना भाई, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका। आगे चलिए, अब आप बात आती है इनकी लेंथ कैसे डिसाइड करें। ठीक है, तो पहला है ट्रांसवर्ज कॉमन टेंजेंट। कौन सा है भाई, ट्रांसवर्ज कॉमन टेंजेंट। क्लियर है, ठीक है, इससे पहले इसको पढ़ लेते हैं, ये यहां रह गया। ठीक है, क्या था भाई, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट था, क्या था, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अच्छा, आपने ये इसको छोड़ दिया था बीच में, इसको हम ले जाते थोड़ा ऊपर, अब पढ़ते हैं। इसके बारे में हमने देखा, यहां ये सारी बातें पढ़ ली। इसके बाद में आते हैं इस पर, ये क्या, अनुस्पर्श रेखा, जिसको हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलते हैं, या आप इसको क्या बोल सकते हो, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। ठीक है, ये वाली, इसका हमेशा ध्यान में रखना, इसकी अगर लेंथ डिफाइन करनी हो तो डी मतलब दोनों सेंटरों के बीच की दूरी, डी यानी दोनों सेंटर के बीच की दूरी। तो यहां पर लेंथ क्या होगी, रूट डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2, यानी बड़ा R माइनस छोटा R, और उनका डिफरेंस का क्या करना है, स्क्वायर करना है। यहां से हम इसकी लेंथ निकाल सकते हैं, जो कि अब अच्छी तरीके से यहां पर दिया हुआ है। हालांकि इसका बहुत बड़ा डेरिवेशन है, डेरिवेशन हम पढ़ते भी है, जो टेक्निकल बैकग्राउंड से उनको पता भी है। ठीक है, लेकिन आप डायरेक्टली इसको ध्यान में रखोगे ना, तो आपका काम यहीं से चल जाएगा, आसान हो जाएगा, ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं ट्रांसवर्ज कॉमन टेंजेंट में। अब इसमें क्या है, इसका मतलब होता है ट्रांसवर्ज कॉमन टेंजेंट, मतलब ये इस तरीके से जो ए से टच कर रही है, इसकी लेंथ निकालनी, यहां से यहां तक की दूरी, इसको हम एल बोल देंगे। दोनों सेंटरों के बीच की दूरी, इसको हम डी बोल देंगे। इसकी रेडियस हम बोल देंगे R1 बोल देंगे। ठीक है, इसको रेडियस को छोटा r मेंशन कर रखा है। ये डिस्टेंस कितनी है, दोनों सेंटर O1 है, ये सेंटर क्या है, O2 है, इधर R2 है, इधर क्या है, R1 है। तो L हमें फाइंड आउट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा भाई, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। याद रख लोगे तो दोनों चीज याद रख लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छी बात है। क्लियर है,
फटाफट देख लो इसको, एक बार समझ लेते हैं फिर एक बार और। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, आपके सामने सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट और आता है मेरे भाई। वो पॉइंट क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी चक्रीय चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज? चक्रीय। चक्रीय का मतलब क्या है? चतुर्भुज को चक्कर चढ़ा रखा है, चक्कर में चढ़ा रखा है। कहने का मतलब क्या है कि ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों शीर्ष यानी चारों वर्टेक्स कहां पर हो? एक सर्कल की सरकमफ्रेंस पर अगर हो तो ऐसे सर्कल को हम क्या बोल देते हैं? आपको सर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोल देते हैं। अच्छा, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है वो ध्यान में रखना है। इसके जो आमने सामने की जो साइड्स हैं उनका सम हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होगा भाई? 180 डिग्री। तो मैं कह सकता हूं एंगल ए प्लस एंगल सी ऑलवेज विल बी 180 एंड एंगल बी प्लस एंगल डी कितना होता है? 180। यानी सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनके अंदर साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बन रहा होता है और कहीं कहीं ऐसी क्वेश्चन भी आते हैं जहां नहीं बन रहा होता, वहां हमें बनाना पड़ता है ताकि हमारा क्वेश्चन आसान हो जाए, क्योंकि ये वहां पर एक कॉमन प्रॉपर्टी की तरह काम करता है। अब इसमें देखिए एक आपको एक रिलेशन दे रखा है। रिलेशन ज्यादा कुछ खास है नहीं, दिख रहा होगा ना आपको सर्कल, ठीक है। अगर कह रहा है कि अगर एंगल ए है, ये आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। सोचो जब ए है तो मैं यहां से इस पॉइंट से कोड खींची जा सकती है। मान लो इस एक हाइपोथेटिकल अप्रोच काम में लो, एक कोड हो सकती है। इस कोड मान लो मैं यहां से अगर एंगल ए बना रहा हूं, किस पर? सरकमफेरेंस पर, तो यहां पर सेंटर पर कितना बन जाएगा? 2a। अब मान लो इसके अलावा बाहर वाला 2b है, तो यहां से इसमें दूसरे सेगमेंट में अगर मैं बनाऊं तो कितना बन जाएगा? b बन जाएगा। सिंपल सी बात है, एकदम इजी। तो इसका मतलब यहां पर कितना बनेगा? इन दोनों के अगर मैं सम कर दूं, इसका जस्ट क्या हो जाएगा? ट्वाइस। और वैसे भी ट्वाइस ऐसे हो रहा है, आमने सामने 180 है तो दोनों यहां पर 360। एक पॉइंट के चारों तरफ कितना होता है? 360 होता ही होता है, ठीक है। चलिए क्लियर है, समझ में आ गई बात आप लोगों को? अच्छा, दूसरी चीज, एक चीज और ध्यान में रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है और रिसेंटली इसके रिगार्डिंग कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मान लेते हैं एक सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल के यहां पर इसे टच करते हुए एक आपका क्वाड्रिलेटरल एक चतुर्भुज बना दिया जाए, ठीक है, इस तरीके से इसे टच करते हुए इसी साइड को। अब यहां पर अगर आप ऐसा बना दोगे, देखो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इसके, अच्छे आते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये आपका क्या? डी है। तो हमेशा ध्यान में रखना कि आमने सामने की भुजाओं का जो योग है ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू BC प्लस कितना हो जाएगा? AD हो जाएगा। BC प्लस कितना हो जाएगा? AD हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आई बात? अब आपको सर कैसे? मान लो यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर x है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर x है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी क्या होगी भाई? x ही होगी। यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर x है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी क्या होगी? x होगी। अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर y है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी y होगी। आपको क्या ऐसे ही होगी? ऐसे नहीं होगी, क्योंकि आप देखो इस बाकी को छोड़ो, आप देखो ये दोनों टेंजेंट है, तो सिंपल सी बात है कि दोनों टेंजेंट है, दोनों की लेंथ क्या होगी? इक्वल होगी। ये भी एक टेंजेंट ही तो है दोनों आपस में। तो मैं कह रहा हूं बाहर किसी पॉइंट से दो ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, तो एक कॉर्नर से दो जा रही है, दोनों की लेंथ क्या होगी? इक्वल होगी। तो हमने देखा एक पॉइंट पे टच हो रहा है तो आधा मतलब कुछ पार्ट इधर रह गया, कुछ पार्ट इधर रह गया, लेकिन ये पार्ट हमेशा क्या होंगे? इक्वल होंगे। इस लॉजिक का ध्यान रखना, क्वेश्चन में बहुत जगह काम आने वाला है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर अपने आप में बहुत एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको बढ़िया तरीके से ध्यान में रख ले। और कुछ एक रिजल्ट है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में हमसे कई बार पूछ लिए जाते हैं। क्लियर है, देख लो फटाफट। चलिए एक नेक्स्ट पॉइंट और देखते हैं। इसमें आपको क्या दिया है? अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, जिसको बोलते हैं वैकल्पिक खंड प्रमेय या एकांतर खंड प्रमेय जिसको हम बोलते हैं, वो क्या है? एकांतर मतलब समझ गए होंगे आप। देखिए कह रहा था अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम स्टेट दैट एन एंगल बिटवीन एन टेंजेंट एंड कोण थ्रू ए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज इक्वल टू द एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। कह रहा है वैकल्पिक खंड प्रमेय का क्या स्टेटमेंट है कि स्पर्श रेखा और जीवा के बीच का ये स्पर्श रेखा है, क्या है? ये एक स्पर्श रेखा है और ये आपकी एक जीवा है। उनका बीच का जो एंगल है वो इस सेगमेंट में, ये देखिए ये एक सेगमेंट है, एक इधर है, इस सेगमेंट में नाम बनते हुए इस सेगमेंट में जो एंगल बन रहा है
इस एंगल के यानी इस जीवा के द्वारा जो एंगल इधर ना बन के जो इधर बन रहा है उस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये भी कितना होगा मेरे भाई, एक्स होगा। अगर मान लो इधर वाई बना रहा है तो ये वाई यहां भी क्या होगा, वाई होगा। ये भी ध्यान में रखना है, ये भी एक बहुत बढ़िया थ्योरम है। ओके, फटाफट इसको भी देख लो। ओके, देखिए भाई, अब देखिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस है और उन क्वेश्चन को हम करने की कोशिश करते हैं। अभी हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आपको इनका जवाब देना है। आपके सामने एक ट्रायंगल दिख रहा है, सॉरी सर्कल दिख रहा है, उसके अंदर आपको इस टाइप के ट्रायंगल दिख रहे होंगे। लेकिन अब आपको ट्रायंगल की देखो प्रॉपर्टीज तो ध्यान में रखनी है, कुछ सर्कल की प्रॉपर्टीज भी ध्यान में रखनी है। आपको ये देखना है जेड पूछा गया है, ये एंगल पूरा आपका 100 बताए, ये 40 बताए। तो आपने क्या किया सर, ये सेगमेंट बन रहा है, इस सेगमेंट में जो बने एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये कितना हो गया 40। तो आपको पता है ये एक ट्रायंगल बन गया और इस ट्रायंगल में ये 100 है, ये 40 है, तो जेड की वैल्यू भी कितनी आ गई भाई, 40 आ गई। बताइए, है ना। तो इस तरीके से कुछ एंगल फाइंड आउट करने हैं और जो आगे हम क्वेश्चन जब प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, वैरायटी क्वेश्चन करेंगे, तो इन सभी क्वेश्चन का कहीं ना कहीं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में वहां पर यूज देखने को मिलेगा। चलिए, इस क्वेश्चन में हमें वाई पूछा है, तो हमने ये देखा कि यार अगर ये निकालना है तो मैं यहां पर एक इसको कोड मान लेता हूं, एक जीवा मान लेता हूं। और फिर मैंने देखा कि यार इसको कैसे करें, मुझे जब तक ये एंगल नहीं पता होगा तो मैं इस एंगल को कैसे फाइंड आउट कर पाऊंगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि सिंपल सा एक कंसेप्ट यहां पर अप्लाई किया कि भाई अगर यहां से इस लाइन को मैं अगर ड्रॉ कर दूं तो आप खुद बताओ कि ये यहां से रेडियस है, ये और ये रेडियस दोनों क्या होते हैं, इक्वल होता है। तो इसके सामने अगर 30 है तो ये भी कितना होगा, 30 होगा। कितना होगा भाई, 30 होगा। होगा कि नहीं होगा, बताइए, हाँ या ना में जवाब दो भाई। ये कितना होगा, 30 होगा। क्लियर है। जब आपने देखा ये भी तो एक रेडियस है इधर और ये भी रेडियस है, तो ये भी बराबर होंगे। तो आपने कहा इधर 40 है तो यहां भी क्या होगा, 40 होगा। तो कुल मिला के ऊपर का जो टॉप एंगल है हमारे पास में कितना आ गया, 70 डिग्री। देन आपको पता है कि सेंटर पर बना एंगल ऊपर सर्कमफ्रेंस पे बने एंगल का जस्ट डबल होता है। ट्वाइस ऑफ 70 इट विल बी 140। कितना हो जाएगा भाई, 140, 140 डिग्री। क्लियर है, समझ में आ गई होगी बात। फटाफट देख लो इसे, आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया गया है, आपको इसमें क्या देखना है। आपसे पूछा है कि भाई बताइए एंगल एबीसी क्या होगा, ये एंगल आपको बताना है। वैसे तो इस एंगल को आप डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन जो मैंने बताया उस कंसेप्ट के हिसाब से आगे बढ़ने की कोशिश करो। आपको बोला है कि भाई ये यहां पर क्या है 90, क्योंकि रेडियस है, यहां भी 90। तो फिर ये एंगल कितना बनेगा, आपने कहा सर ये 50 है तो ये एंगल बन जाएगा 130। बताइए हाँ या ना, बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई होगी, हाँ ठीक है। तो अब हमने देखा कि ये 130, आपको पता है इस लाइन को अगर मैं यहां से इसे ड्रॉ कर दूं, एक क्या बन जाएगी, आपने कहा सर जीवा बन गई, कोड बन गई। तो इसके द्वारा सेंटर पे बना कोण, इसके द्वारा सर्कमफ्रेंस पे बना कोण कितना हो गया, आपने कहा सर ये जस्ट इसका हाफ हो जाएगा। तो भाई कितना हो गया, 65 डिग्री। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 65 डिग्री। कितना आ जाएगा, 65 डिग्री। अदरवाइज इसको डायरेक्ट भी ध्यान में रख सकते हो। कैसे, अगर मान लीजिए कुछ इस टाइप से, अगर ये आपका हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, अगर मान लो ये P है, अगर ये X हो, तो आपसे अगर ये सेंटर अगर पूछा जाए, यहां पर इसका सेंटर पॉइंट O है, तो हमेशा ध्यान में रखना ये 90 माइनस XY2 होगा। कितना होगा, 90 माइनस XY2 होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, आपने कहा सर 90 माइनस XY2। इसके अकॉर्डिंग देख लो, अगर x इक्वल्स टू कितना है 50, तो आपने यहां पर भी क्या करना है, आपने क्या किया था, आपने कहा सर ये हो जाएगा 90 माइनस 25, देन फाइनली इट विल बी कितना हो गया, आपने कहा सर 70 तो 65 डिग्री। कितना भाई, 65 डिग्री। हमने वैसे भी फाइंड कर लिया और ऐसे भी फाइंड कर लिया। अगर आपको ये पूछ ले कि भाई चलो ये वाला एंगल बता दो, तो आप यहां पर क्या करना, आपको सर ये होगा 90 प्लस XY2। कितना होगा, 90 प्लस XY2। और वैसे भी देखो एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो अगर ये मान लीजिए 65 है तो ये 115 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 115। क्यों, आमने सामने कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो ये कोई चीजें याद करने की जरूरत नहीं है यार, आप डायरेक्ट ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो जब आप बेसिक बातें पता हो। ठीक है, अब इस पर आ जाते हैं। आपसे पूछा कि BCD बताइए, तो आपको पता है ये 138 है। अगर मैं इसको कोड मानूं तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा, जस्ट इसका हाफ हो जाएगा। तो ये हो गया 60 और फिर कितना हो गया 69, क्या 69। तो ये वाला एंगल कितना हो गया, आपने कहा सर ये आपका बन गया क्वाड्रिलेटरल।
चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। 169 तो ये कितना हो जाएगा 11 डिग्री, 111 डिग्री, 111 डिग्री। क्लियर है? 180 हो रहा है, देख लेना भाई कोई ऊंच नीच हो तो। क्लियर है? तो इस टाइप से हमने कुछ क्वेश्चंस देखे और आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात कि सर सर्कल में क्वेश्चंस यानी कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, कैसे हमें एंगल फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो उन सारी बातों के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस कर ही लिया है। क्लियर है? अब इसके ठीक बाद में हम पढ़ने वाले हैं चतुर्भुज। ठीक है, और उसके बाद में इनकी जो कंबाइंड कोई प्रॉपर्टी है तो हम इस प्रॉपर्टी को भी देख लेंगे। तो एक बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़े। चलिए भाई देखते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट अपना, यह है क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज। अब इसमें है क्या, देख लो क्या दिया है, किसी बंद आकृति जिसकी 4 भुजाएं हो तो चतुर्भुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? चतुर्भुज कहलाएगा। यानी भुजाओं की लंबाई विन्यास के आधार पर हम अलग अलग टाइप से इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये सारी छोटी मोटी थ्योरेटिकल बातें हैं, जो लिखा था मैंने आपको बता दिया। एक्चुअली में क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, जिसकी 4 भुजाएं हो, ऐसी शेप को जिसकी साइड्स कितनी हो, 4 हो, और इसके जो वर्टेक्स भी कितने हो, 4, उसको मैं क्या बोल देता हूं, एक क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज हम इसको बोल सकते हैं। अब इस तरीके से इसको ड्रॉ कर सकते हैं, बढ़िया सा आप बना लो इसको। ठीक है, बाकी मेंसुरेशन में मैंने इसके बारे में आपको बताया भी था, आपको पता हो तो। इसके डायगोनल भी कितने होते हैं? 2 होते हैं। इसके जो सभी जो एंगल है, इंटरनल एंगल है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना होता है 360 डिग्री। कितने डिग्री? 360 डिग्री। और इसके सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल विल बी 360 डिग्री। एकमात्र ऐसा ये शेप है, ऐसा पॉलीगन है, ऐसा बहुभुज है जिसके अंतः कोणों का योग सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इक्वल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल। यानी सभी अंतः कोणों का योग सभी बाह्य कोणों के योग के क्या होता है? बराबर। और त्रिभुज एक ऐसा या ट्राइंगल एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसका सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल विल बी ग्रेटर देन सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। यानी 180 डिग्री होता है अंतः कोणों का योग उसके, और बाह्य कोणों का योग 360 होता है। और सभी किसी भी बहुभुज की बात करें, बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 ही होता है। ठीक है, इसके डायगोनल की बात करें तो डायगोनल इसके 2 ही होते हैं। क्लियर है? इसके वर्टेक्स की बात करें तो वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। पेरीमीटर आपको इसका पता ही होगा। अब बात यह आती है इसमें कि सर इसमें कुछ आसन भुजाएं ऐसे पूछ लेता है, यानी कुछ वर्ड होते हैं संलग्न या आसन। एक्चुअली में हिंदी वालों की दिक्कत होती है, उसमें वर्ड अलग अलग पूछ लेते हैं। इंग्लिश में तो एक ही होता है, जिसे आपका एडजेसेंट बोल देगा। ठीक है, अब आपसे पूछे ना कि संलग्न या आसन भुजा, इसका मतलब ए बी और सी डी आसन भुजा है, बी सी सी डी आसन भुजा है, सी डी डी ए आसन भुजा है, डी ए बी आसन भुजा है। आसन कोण की बात करें, एडजेसेंट एंगल की अगर बात करें तो एंगल ए एंगल बी एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे। यानी अगर मैं एडजेसेंट एंगल की बात करूं, एडजेसेंट एंगल की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा? एंगल ए और एंगल बी, एंगल बी और एंगल सी, ऐसे वर्ड आएंगे आगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। एंगल डी और एंगल ए, ये सारे एडजेसेंट एंगल है। क्लियर है? क्या है? सारे एडजेसेंट एंगल है। सभी को हम आसन कोण बोलते हैं, सभी को हम क्रमागत कोण बोलते हैं, इनको हम संलग्न कोण बोलते हैं, संलग्न भुजा बोलते हैं। अलग अलग इनके नाम है, उसके अकॉर्डिंग हम इनको बोलते रहते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ डायगोनल आपको पता है, इसका नंबर ऑफ डायगोनल भी आपको पता होगा। नंबर ऑफ डायगोनल आपका कितना हो जाएगा? आपने कहा सर इसका नंबर ऑफ डायगोनल होता है 2। कितना हो जाएगा? 2। n(-3/2), इसमें वैल्यू पुट करना, कितना आएगा? 2 आएगा। तो अब हम चलते हैं पहला हमारा क्या है? पैरेललोग्राम, जिसको हम बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज? समांतर चतुर्भुज लिखा हुआ नीचे। कौन सा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज एक आयत की तरह होता है। आयत सबको पता है, रेक्टेंगल के बारे में सबको पता है। क्या कहता है कि विपरीत भुजाएं बराबर और समानांतर होती है, अपोजिट साइड्स। यानी जो आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, हम यूं बोल सकते हैं आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? समांतर यानी पैरेलल होती है और इक्वल होती है। अगर ये साइड अगर ए है तो ये भी ए होगी, अगर ये बी है तो ये भी क्या होगी? बी होगी। तो इसके पेरीमीटर की अगर हम बात करें तो पेरीमीटर इसका क्या होगा? 2a+b होगा। क्लियर है? पेरीमीटर क्या होगा? 2a+b होगा। इसके एरिया की बात करें तो क्या आ जाता है? बेस इंटू क्या आ जाता है? हाइट। क्या आ जाता है? बेस और इंटू क्या आ जाता है? हाइट आ जाता है। क्लियर है?
आधार इंटू क्या हो जाता है, ऊंचाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि दो ट्रायंगल से मिलके बना होता है, तो सिंपल सी बात है, दोनों ट्रायंगल का एरिया अगर हम सम अप करेंगे तो हमारे पास में क्या बन जाता है, एक पूरा कंप्लीट बेस इंटू हाइट बन जाता है। अब हम बात करते हैं यहां पर एक्चुअली में क्या होता है, आपको पता है कि हमने लाइन एंड एंगल में कुछ चीजें पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? अगर मान लीजिए कोई समांतर लाइन ऐसे जा रही है, अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये भी दो पैरेलल लाइंस है, आपको पता है कि अगर यहां पर एंगल x बन रहा है तो यहां भी x बनेगा, तो यहां पर अगर y बन रहा है तो यहां पर भी y बनेगा, बिकॉज एडजेसेंट सॉरी करस्पॉन्डिंग एंगल, कौन से एंगल, संगत कोण है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई सिंपल सी बात है कि यहां पर जब x और y दोनों 180 डिग्री आ रहा है, क्योंकि दोनों एक लाइन के एक ही तरफ बन रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि यहां पर इन दोनों का भी कितना होगा, 180। तब हम कह देते हैं कि जो एडजेसेंट एंगल है, जो संगत कोण है, वो हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। कितने डिग्री के बराबर होता है भाई, 180 डिग्री के बराबर। तो यहां पर इसने बोला है कि a प्लस बी और b प्लस सी, a प्लस बी और b प्लस सी, c प्लस डी, d प्लस ए ऑलवेज विल बी 180 डिग्री। एक्चुअली में क्या होता है, आमने सामने के एंगल भी इसमें क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आमने सामने के एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। ये चीज छोटी छोटी प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि बच्चों की सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, क्या दिक्कत आती है कि सर इसमें डायगोनल की बात बहुत ज्यादा करते हैं। बिल्कुल, इसमें काम ही डायगोनल का है। अब समझना, मैं आपको वो भी चीज आपकी यहां पर क्लियर कर देता हूं कि किसी भी अगर क्वाड्रिलेटरल की बात करें, किसी भी क्वाड्रिलेटरल की, आप अगर ट्रेपेजियम को छोड़ दो, समलंब चतुर्भुज को छोड़ दो, उसके अलावा कोई भी डायगोनल हो, आपका क्वाड्रिलेटरल हो, चतुर्भुज हो, हमेशा इसके डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। मतलब जहां से ये आपस में से गुजरेंगे, एक दूसरे को बराबर भागों में बांट देंगे। इसका मतलब जितना पार्ट इधर है उतना इधर है, इसका जितना इधर है उतना ही इधर है। तो एक दूसरे को हमेशा समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, किसमें, सभी में, इसमें सभी में। ये बात तो क्लियर हो गई। अब कोई इसमें कोई समस्या नहीं, कोई संकट नहीं होगा। चलिए अब दोबारा हम बात करते हैं, सर फिर ये एक्चुअल में 90 डिग्री पर कब इंटरसेक्ट करेंगे? कईयों में आता भी है कि ये 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, तो सर वो कंडीशन कब होगी? तो सिंपल सी एक बात बताओ कि ये मान लो एकदम सीधी सादी स्ट्रक्चर थी। ठीक है, एक माचिस की डिब्बी ले लो, मान लो ये है, इसके डायगोनल मैं बनाऊं तो इस तरीके से ये होंगे। ठीक है, एक डायगोनल मान लो यहां होगा। अब मैं इसको थोड़ा पिचका दूं, तो पिचकाने पर क्या होगा, ये कॉर्नर नजदीक आ गए और ये चला गया दूर। तो डायगोनल आप यहां पर देखो, अनइक्वली लेंथ, लंबाई में क्या होंगे, असमान। लंबाई में क्या होंगे, असमान। तो लंबाई में समान कब है, जब आपकी सीधी सादी स्ट्रक्चर है। आपको सर आयत में, रेक्टेंगल में और स्क्वायर में और वर्ग में आयत लंबाई में समान होते हैं, लेकिन समद्विभाजित वहां भी करते हैं। तो असमान किस में होते हैं, सर समचतुर्भुज या रोम्बस में और पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज में। ये एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं, लेकिन अनइक्वल इन लेंथ होते हैं, लंबाई में क्या होते हैं, असमान होते हैं। अब बात आती है कि 90 डिग्री पर कब इंटरसेक्ट करते हैं? तो 90 डिग्री पर वहीं इंटरसेक्ट करेंगे जहां पर भुजाएं समान हो। क्या समान हो, साइड्स आर इक्वल। ऐसा किस में होता है आपको, सर रोम्बस में, समचतुर्भुज में, और ऐसा किस में होता है, वर्ग में यानी स्क्वायर में। तो वहां पर विकर्ण एक दूसरे को कितने डिग्री पर काटेंगे, 90 डिग्री पर। ये तीन बातें आप ध्यान में रख लेना, आप कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, ना इनमें कंफ्यूज होगे। तो यहां पर हमने पढ़ा कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब AO इक्वल्स टू OC, AO इक्वल्स टू OC एंड OD इक्वल्स टू OB। ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, बट अनइक्वल इन लेंथ। ये भी लाइन इसमें ऐड कर लेना, बट अनइक्वल इन लेंथ, लंबाई में असमान। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और एक दूसरे को विभाजित नहीं, समद्विभाजित। ठीक है, यहां पर लिख लेना समद्विभाजित। ठीक है, समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। उसके बाद समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मैंने आपको बता दिया, मल्टीप्लाई होगा। आप बाद में दिया कि चारों भुजाओं के वर्गों का विकर्णों के वर्गों की योग क्या होता है, बराबर। इसकी जगह एक रिजल्ट ध्यान में रख लेना। क्या रिजल्ट, क्या ध्यान में रखोगे, एक को मैं डायगोनल D1 बोलता हूं, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। बस इतना ध्यान में रख लेना, बात खत्म। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान में रखना। इसके बाद में छोटी छोटी बातें जो हम पढ़ते आए, बाकी इनको पढ़ लेना, ध्यान में रख लेना। कह रहा है कि वर्ग, आयत और सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज ही होते हैं। एक्चुअल में इनका जो मेन जो पार्ट है वो समांतर चतुर्भुज ही है। अगर हम इसमें कुछ कंडीशन डाल दो, क्या कंडीशन, यदि सभी भुजाएं समान हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो जाए, एंड एवरी एंगल 90 डिग्री एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, तो इसका मतलब स्क्वायर बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। मैं कहूं कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट
each and every angle is 90 degree, every angle are 90 degree, then it will be rectangle, वो क्या हो जाएगा, आयत बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं कह दूं समान समचतुर्भुज बना लो, तो ये सारे एक प्रकार के पैरेललोग्राम ही है, सारे समांतर चतुर्भुज ही है। ठीक है, अब एक्चुअली में क्या होता है, हम बोलते हैं कि जितने भी जो वर्ग हैं स्क्वायर वो आयत होते हैं, तो ये अलग अलग करनी, समांतर चतुर्भुज यानी आयत को हम समांतर चतुर्भुज ही बोलते हैं, पैरेललोग्राम बोलते हैं, और स्क्वायर को हम रेक्टेंगल बोलते हैं, और रेक्टेंगल को हम क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल में जब कंडीशन डाल देता हूं कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अगर मैं कहूं ऑल साइड्स आर इक्वल, अगर उसमें ये कंडीशन डाल दूं, इट मींस वो रेक्टेंगल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर में। ठीक है, तो इसलिए हम इनको ऐसा बोलते हैं। फिर कह रहा है कि सभी आयत समांतर चतुर्भुज हैं, लेकिन सभी समांतर चतुर्भुज आयत नहीं है, ये बात इसकी बिल्कुल सही है और राइट है। ठीक है, देख लीजिए फटाफट, क्लियर है? तो भाई समांतर चतुर्भुज में आपको कोई समस्या नहीं होगी, हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं समलंब में, ट्रेपेजियम में। अब ट्रेपेजियम सिंपल सा है, बस ध्यान में रखना, क्या ध्यान में रखना है, ट्रेपेजियम यानी समलंब चतुर्भुज। कह रहा है विपरीत पक्षों को केवल एक जोड़ी समांतर होती है। कहने का मतलब यह है, ये डायग्राम आपका ट्रेपेजियम का है, इसमें है क्या कि आपको आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। मैं ट्रेपेजियम को यहां समझा देता हूं, यहां पर देखिए, एक्चुअली में क्या होगा, किसी भी स्ट्रक्चर में अगर दो आमने सामने की, मान लीजिए ये ए बी सी डी है, ए बी सी डी है, अगर मान लीजिए ए बी पैरेलल टू सी डी है, बट अनइक्वल इन लेंथ, अनइक्वल इन लेंथ, समान नहीं होनी चाहिए ये। अगर ये समान होगी तो फिर बाद में तो फिर बात ही खत्म, रेक्टेंगल बन जाएगा। क्योंकि हमें अलग अलग शेप बनाई तो हमारे पास में 4 या 5 टाइप की शेप निकल के आई। पैरेललोग्राम हो गया, उसके बाद में हमने देखा कि रोम्बस हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, और काइट टाइप की शेप होगी, तो 5-6 ये शेप हमारे पास में निकल के आई। इसके अलावा कोई पॉसिबल नहीं था। तो हमने देखा कि ए बी पैरेलल टू क्या होना चाहिए, सी डी, बट अनइक्वल इन लेंथ, लंबाई में क्या होना चाहिए, असमान। ऐसा अगर है तो आपका ट्रेपेजियम। अगर ये बराबर, ये जो अन्य जो ये साइड्स है, जो नॉन पैरेलल साइड्स है, वो अगर आपको सर ये बराबर हो जाए तो फिर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बन जाता है, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज बन जाता है। अगर ये ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, बस ये आपको ध्यान में रखना है। अगर ये बराबर हो जाए तो हम यहां पर इनको डाल के कहते हैं कि यहां पर अगर ये मान लो 10 है तो ये भी 10 है, आधा आधा इधर बढ़ जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाते हैं और यहां पर इनकी लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन हम आगे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो थोड़ी सब्र रखो उनके लिए। अब हम आगे चलते हैं। हमने देखा कि अगर हम इनकी डायगोनल डाल दें, आपको सर बिल्कुल ऑफ कोर्स डाल दो, ये किसी एक पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करेंगे, तो आप यहां पर ध्यान में रखना, अगर मुझे इनके मिड पॉइंट्स की अगर लेंथ फाइंड आउट करनी है, डायगोनल के मिड पॉइंट की लेंथ अगर फाइंड आउट करनी है, मान लो पी क्यू है, अगर मैं यहां पर पी क्यू फाइंड आउट करूं तो हमेशा ध्यान में रखना कि जो बड़ी भुजा माइनस जो छोटी भुजा पैरेलल साइड है, उनके डिफरेंस का क्या होता है, आधा। अगर मान लो इनकी भुजाओं के मिड पॉइंट्स ले लूं मैं, जैसे मान लो मैं आर और एस ले लिया, ठीक है, इनके मिड पॉइंट्स को मिलाऊं, आर एस की अगर मैं लेंथ फाइंड आउट करूं तो इनको जोड़ना है और क्या करना है, आधा करना है और बात खत्म। ठीक है, सिर्फ इनके मिड पॉइंट्स को, डायगोनल के मिड पॉइंट्स को ऐसे निकालेंगे और साइड्स जो नॉन पैरेलल साइड्स है उनके मिड पॉइंट को लेके इस तरीके से निकालेंगे। इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आप क्या कहते हो सर, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स ए बी प्लस क्या हो जाएगा, सी डी मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, ये मान लीजिए h है। ठीक है, यानी इनके बीच की लंबवत दूरी, यानी समांतर भुजाओं का योग और उनके बीच की लंबवत दूरी, और बीच में आधा आ जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना। चलिए यहां पर सम ऑफ पैरेलल साइड्स एंड हाइट, ये मैंने बता ही चुका हूं। और आपको क्या कह रहा है कि भाई अगर मान लीजिए ये इसके मिड पॉइंट है भुजाओं के, तो इसको आप इस तरीके से निकालोगे। अभी ये भी चीज मैं मेंशन कर चुका हूं। फिर बाद में आपको कह रहा है कि यदि इनके जो P और Q अगर डायगोनल की मिड पॉइंट है तो फिर इनको कैसे निकालोगे, इनका डिफरेंस लेके निकालोगे। ये बात भी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, चलिए आगे चलें। इसमें देखिए आपसे क्या पूछा, रोम्बस या समचतुर्भुज की बात हो रही है। सिंपल सिंपल शब्दों में आप यहां पर देखो, ये एक समचतुर्भुज है और सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। कैसे, ये ए है, ये बी है और सी है, डी है। मैंने कहा था इनके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। आपने कहा सर बिल्कुल बात तो सही है, आपने कहा है, हमने मान लिया, लेकिन मैंने ये भी तो कहा था 90 डिग्री पे। क्यों? क्योंकि इसके साइड से इक्वल है। जिसकी साइड इक्वल वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा, रह नहीं सकता, उसे रहा नहीं जाता।
अब बाकी जो प्रॉपर्टी है वो सारी समांतर चतुर्भुज आके लग जाती है। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम यानी जितने भी जो स्ट्रक्चर है ये सारी क्या है, पैरेललोग्राम ही तो है। तो इसका मतलब क्या है, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस डी, डी प्लस सी, जो एडजेसेंट एंगल है, जो आसन कोण है, उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्लियर है? उसके बाद में देखा एंगल ए इक्वल टू सी, आमने सामने कोण बराबर होंगे, ये बराबर होगा। लेकिन एक ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखना, मैंने आपको बताया था d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं क्या होती है, समान। ठीक है? तो आपको पता है मैंने ये बताया था इसके अंदर, आप यहां पर देखिए क्या बताया था, ये बात बताई थी। अब सोचो सभी बराबर है तो यहाँ ए स्क्वायर करो, 2a स्क्वायर बाहर आके क्या हो गया, 4a स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ? आपने कहा सर बिल्कुल हो गया। तो बस इस चीज को आप क्या करोगे, ध्यान में रख लो। ठीक है? इस चीज को क्या करोगे, ध्यान में रख लोगे। ठीक है? ये ध्यान में रह जाएगा आपको, ये वर्ड में लिखा हुआ है, कोई काम की वैसे बात है नहीं। बाकी अगर चाहो तो मैंने समझा दिया यहां पर। ओके, चलिए फिर बाकी आपको कहा गया है कि डीओए ये जितने भी जो बन रहे हैं, इसके यहाँ पर एक्चुअल में डायग्राम था, इसमें ओ था। ठीक है? तो ये आपका डीओए ये सारे, तो इनका एरिया सबका क्या बता रहा है कि पूरी रोम्बस का क्या होता है, 1/4, यानी चारों इक्वल पार्ट में है। फिर बाद में कह रहा है कि हाँ इसके जो विकर्ण है वो लंबाई में समान नहीं होते। आपको पता है कि आकृति स्ट्रक्चर ही ऐसी है, मतलब पिचकी हुई एक माचिस जैसी। तो वहां पर एक्चुअल माचिस जैसी तो समांतर चतुर्भुज, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप माचिस का जो बॉक्स होता है उसको हम थोड़ा सा अगर पिचका देंगे तो वहां पर आप देखोगे इस टाइप की एक पिचकी हुई आकृति मिलेगी, जिसमें डायगोनल और अनइक्वल इन लेंथ हो जाएंगे। ठीक है? तो उससे हम समझ सकते हैं। चलिए उसके बाद में बात आती है स्क्वायर की। अब स्क्वायर में भी कुछ नहीं है, बस इसको थोड़ा सीधा कर दिया। इसकी साइड सभी क्या है, सेम है। इसकी साइड सभी क्या है, सेम। इसके कारण भाई इसमें ये कितने डिग्री पर इंटरसेक्ट करेंगे, 90 डिग्री पे। कितने पर, 90 डिग्री पर। ठीक है? और सभी भुजाएं क्या है, बराबर। सभी कोण भी है बराबर, और हर कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। इसमें डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे और इक्वल इन लेंथ होंगे, लंबाई में क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है? बाकी बातें आप सबको पता है। इसका जो हर डायगोनल है रूट ए होता है, इसका जो एरिया होता है वो कितना होता है, ए स्क्वायर होता है, इसका जो पेरीमीटर होता है वो 4a होता है। ओके, पता है सबको? ठीक है, आगे चलते हैं फिर। अब हमने देखा कि बहुभुज, बहुभुज से पहले हम रेक्टेंगल की बात कर लें। रेक्टेंगल आई थिंक हमने छोड़ ही दिया। ठीक है, आ गया क्या रेक्टेंगल, कहीं नहीं आया? चलिए रेक्टेंगल की बात कर लेते हैं। तो रेक्टेंगल यानी आयत की हम बात करें, और इसके बारे में कोई ज्यादा कुछ खास है नहीं। रेक्टेंगल यानी आयत। आयत के बारे में क्या है, सिंपल सी बात है। इसकी अगर सब आमने सामने की भुजाएं अगर सेम पैरेलल हो और ये आमने सामने भुजाएं समान हो, ये ए है और ये बी है, ठीक है, और ये इसके डायगोनल है, तो स्ट्रक्चर एकदम सही है। तो हम क्या कहेंगे कि भाई जिसके जो दोनों विकर्ण है वो क्या हो, समान हो, और आमने सामने की भुजाएं समान हो और पैरेलल हो। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड इक्वल इन लेंथ। ठीक है? 90 डिग्री पर नहीं करेंगे, कब करेंगे, जब ये सारी साइड सेम हो जाए तब 90 डिग्री में करेंगे। ऐसा स्क्वायर में करते हैं। ठीक है? आपको ईच एंड एवरी एंगल इसका कितना डिग्री मिलेगा, आपको 90 डिग्री मिलेगा। ठीक है? इसके एरिया के बारे में हम बात करें तो आपको पता है एरिया इसका कितना होता है, LB होता है। ठीक है? या लंबाई इंटू चौड़ाई, या यहां पर AB बोल सकते हो। ठीक है? इसका पेरीमीटर कितना होता है, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। ठीक है? इसका जो डायगोनल होता है वो कितना होता है, तो आपको सर रूट कितना हो जाएगा, आपका a स्क्वायर प्लस क्या हो गया, b स्क्वायर। तो ये सभी बातें यहां पर आप इनको ध्यान में रख सकते हैं। क्लियर है? और इनके बारे में और अदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो जब हम क्वेश्चन करेंगे उसके साथ साथ मैं आपको करवा दूंगा, अदरवाइज थ्योरी बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। बहुभुज पॉलीगन के बारे में बता चुका आप लोगों को अच्छी तरीके से, इससे पहले मेंसुरेशन में सारी, लेकिन मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें बता रहा हूँ। पॉलीगन एक्चुअली में दो टाइप के होते हैं, अब इसको हम बोलते हैं, एक को कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव बोलते हैं, अवतल और उत्तल। एक्चुअली में क्या होता है, सबके अगर एंगल 180 से कम होते हैं तो वो आपका एक कॉन्वेक्स टाइप का बन जाता है। ठीक है? कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, यानी उत्तल टाइप का ये बन जाता है। अगर मान लीजिए किसी का एक डायगोनल एटलीस्ट बाहर हो तो वो आपका क्या बन जाता है, कॉनकेव। या आप कह सकते हो एक एंगल ग्रेटर देन, ये देखिए यहां 180 होता है लेकिन ज्यादा है, अगर ग्रेटर देन 180 हो जाए इंटरनल एंगल, इट मींस वो आपका क्या बन जाता है, उत्तल यानी कॉनकेव, सॉरी अवतल यानी कॉनकेव बन जाता है। ठीक है? चलिए
उसके बाद में हमें इनके छोटी छोटी बातें पता है कि ये इंटीरियर होता है अगर ये एक्स है, और ये एक्सटीरियर एंगल होता है, और दोनों का, ये इंटीरियर है और एक्सटीरियर है, और दोनों का योग आपका कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये भी बात हमें पता है। इस एक्सटीरियर एंगल 360 बाई एन, सभी बाह्य कोणों का योग 360 होता है। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल विल बी 360, इस एक्सटीरियर एंगल विल बी 360 बाई एन, और सभी बाह्य कोणों का जो बाह्य कोण आंतरिक कोण 180 डिग्री, ये मैं बता चुका आपको। अगर आपको इनको चाहिए कि भाई इनका योग, इंटरनल एंगल का योग चाहिए, तो ये फॉर्मूला होता है, या आप इसको क्या बोल सकते हैं, आप ये कह सकते हैं सर या तो ये हो जाएगा n-2 मल्टीप्लाई बाई 180, कितना 180। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका। नंबर ऑफ डायगोनल आप फाइंड आउट कर सकते हो, n-3 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये सारी टोटल जो यहां पर जो जितनी इंफॉर्मेशन आपको दी, इनके रिगार्डिंग पॉइंट लिखे हैं, इनकी प्रॉपर्टी लिखी है, ये सारी प्रॉपर्टी मेंचुरेशन में मैं बता चुका हूं। अगेन आप लोगों के सामने इसको फिर रिवाइज करवा दिया, क्योंकि हम अभी इन्हीं को तो पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम देखते हैं कुछ एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारे पास में, त्रिज्यखंड। इसके बारे में भी मैंने कुछ छोड़ा नहीं, अब आपको भी सर फिर पढ़ाया, मैं सब कुछ पढ़ा दिया, बिल्कुल ये सारी चीजें मेंशुरेशन में करवा चुका हूं। अगेन मैं आपके सामने फिर बताना चाहता हूं कि मान लीजिए आपके पास में कोई सर्कल है, और उस सर्कल में आपने एक ये सेंटर पॉइंट ओ है, यहां से आपका आर है और यहां से आपका आर है। आपने यहां पर कोई थीटा एंगल से, यानी मान लो ये पिज्जा है और पिज्जा का टुकड़ा आपने काट दिया, तो काटने के बाद में यहां की जो लेंथ है, ये एक्चुअली में इसको आप चाप बोल सकते हो, इसको आर्क बोल सकते हो, ये ए बोल दो, इसको बी बोल दो। अगर लेंथ ऑफ आर्क की बात करें तो हम आर इंटू थीटा बोल देते हैं। अगर वैसे लेंथ की बात करें तो हम क्या बोल देंगे कि थीटा कितने में से, 360 में से, और यहां पर क्या कर देंगे हम 2 पाई आर, क्योंकि चाप जो होता है वो 2 पाई आर सरकमफ्रेंस का पार्ट होता है, इसलिए हम 2 पाई आर लेते हैं। अगर हमें इस त्रिज्यखंड का यानी इस सेक्टर का एरिया पूछ ले तो हम एरिया बता देंगे थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर। क्लियर है इन सभी बातों के बारे में। इनका परिमाप चाहिए, दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, इनका परिमाप हमें चाहिए, तो एक्चुअली में ये एंगल कितना होता है, हम कहेंगे सर आर थीटा होता है। ये कितना है, आर है, और ये कितना है, आर है, तो 2r प्लस आर थीटा, आर कॉमन लिया तो आर प्लस थीटा, यहां पर आर की वैल्यू रेडियन में है। ठीक है, ओके क्लियर है। अगर रेडियन में नहीं लेना चाहते तो इस वैल्यू को पुट कर लेना, फिर ये पूरा आ जाएगा फिर। ओके चलिए फिर, तो ये पॉइंट कुछ पॉइंट्स हैं जो इसके बारे में हमें दिए गए हैं। नेक्स्ट कुछ रिजल्ट ऐसे हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है कि अगर ऐसा कुछ आ जाए आपके सामने कि भाई ये आपको दिया हो, जैसे मान लीजिए ये रिजल्ट है, आपको दिया है कि एक ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसकी दो जीवाएं यानी कोड एक इंटरसेक्ट कर रही है, फिर कह रहा है कि AOC ये एक्स है और DOB या BOD कितना y है। तो ध्यान में रखना मेरे भाई, अगर आपको एंगल निकालना हो, कौन सा, BPD निकालना है, कौन सा BPD कई बार पूछ लिया जाता है, तो ध्यान में रखना। डायरेक्ट आप इस तरीके से रिजल्ट को ध्यान में रख सकते हो कि x प्लस वाई अपॉन क्या करना है, 2 करना है। ओके चलिए, ये सारा बुक में आपको वैसे भी दिया है, तो मैंने यहां पर पॉइंट के रूप में डाल दिया ताकि एक बार आपको रिवाइज हो जाए। जीवा बाहरी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, अगर ऐसा कुछ है, जैसे मान लीजिए यहां पर है, अगर ऐसा इंटरसेक्ट कर रही है और आपने देखा कि ये जीवा बाहर जाके एक्स ने टच करी, ऐसा केस हम पढ़ चुके हैं। अगर ये y है, ये x है, अगर आपसे BPD पूछ ले, BPD ये वाला अगर पूछ ले, तो ये ध्यान में रखना दोनों का डिफरेंस का क्या करना है, हाफ करना है। और वैसे भी ध्यान में रखना कि अगर ये मान लीजिए x है, तो यहां वाला मैं छोटे दूसरे एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाता हूं। अगर मान लीजिए ऐसा है, दो जीवाएं आपकी इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, और इस केस में अगर आपसे पूछ ली ये P पॉइंट है और यहां पर आप इस तरीके से ये सेंटर पर इस तरीके से इसको मैच करवा सकते हैं। अगर मान लीजिए x है, तो यहां वाला जो एंगल जो होता है वो कितना करना है, 90 माइनस XY2 होगा। कितना होगा, 90 माइनस XY2 होगा। तो इनका रिलेशन भी आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं। ठीक है चलिए, तो इस प्रकार हमने अब तक यानी सर्कल के रिगार्डिंग प्रॉपर्टी कंप्लीट कर ली है, क्वाड्रिलेटरल के रिगार्डिंग प्रॉपर्टी कंप्लीट कर ली है, और मोस्ट ऑफ प्रॉपर्टी मैंने ट्राइंगल की भी बता दी है, और उससे पहले लाइन एंड एंगल भी करवा दिया है। तो आई होप ये 4-5 घंटे की जो क्लास है पूरी, यानी 4-5 घंटे की आपकी थ्योरी है, ये काफी हेल्पफुल होगी आपके वैरायटी क्वेश्चन करने में और प्रैक्टिस क्वेश्चन करने में। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सारी चीजें यहां पर एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर सिर्फ और सिर्फ थ्योरी एक्सप्लेन करें तो हमें कम से कम 10 से 12 घंटे लग जाएंगे भाई। बहुत सारी चीजें हमारे पास में ऐसी है कि अगर कम से कम उसको कंपाइल करने की कोशिश, लेकिन फिर भी मैंने जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो मेन जो बातें हैं, सारी बातें मैंने आपको
आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है। आई होप आपने ये सभी बातों को ध्यान से सुना होगा और अपनी नोटबुक में नोट भी किया होगा, ताकि अब आगे आने वाली वैरायटी क्वेश्चंस और प्रैक्टिस क्वेश्चन में हमें कोई परेशानी ना हो। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारी थ्योरी कंप्लीट करके मेरे साथ वैरायटी क्वेश्चन में उतरेंगे और उनको धूम धड़ाके से हम जल्दी सोल्व करने की कोशिश करेंगे। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।